अपनी फटी पुरानी शॉल ओढ़कर जब एक गरीब और सीधा इंसान अपने करोड़पति साले की दावत में पहुंचा तो उसने भरी महफिल में उसे नौकरों के साथ बिठा दिया। लेकिन फिर चाणक्य के 7 नियमों ने ऐसा पलटवार किया कि अहंकारियों के घुटने टिक गए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक वर्मा और वर्मा स्टोरीज की आज की इस अत्यंत भावुक और ज्ञानवर्धक कड़ी में आपका हृदय से स्वागत है। दोस्तों, हमारे समाज में रिश्तेदारों और नाते गोतों का बहुत महत्व है। हम अक्सर यह सोचकर हर जगह चले जाते हैं कि अगर नहीं जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे या रिश्ते टूट जाएंगे। लेकिन महान कूटनीतिज्ञ आचार्य चाणक्य ने अपनी नीतियों में स्पष्ट कहा है कि इस संसार में 7 ऐसी जगहें हैं जहां इंसान को बुलाने पर भी भूलकर नहीं जाना चाहिए। अगर वह जाता है तो वह अपना सम्मान, अपना वजूद और अपनी आने वाली पीढ़ियों का स्वाभिमान हमेशा के लिए खो देता है। आज की यह कहानी कोई किताबी ज्ञान नहीं है, बल्कि कैलाश नाथ नाम के एक ऐसे सीधे इंसान की दास्तां है जिसने इन नियमों को तोड़ा और खून के आंसू रोया। लेकिन जब उसने इन नियमों को अपनाया तो दुनिया उसके कदमों में झुक गई। माधोपुर नाम के एक शांत और पुराने कस्बे में कैलाशनाथ अपने परिवार के साथ रहते थे। कैलाशनाथ सरकारी दफ्तर में एक बहुत ही साधारण से लिपिक क्लर्क थे। उनका वेतन इतना ही था कि महीने भर का राशन और बेटे प्रत्यूष की पढ़ाई का खर्च मुश्किल से निकल पाता था। कैलाशनाथ की पत्नी नर्मदा एक अत्यंत ही समझदार, शांत और स्वाभिमानी स्त्री थीं। गरीबी उनके घर में जरूर थी, लेकिन उनके घर का आंगन हमेशा सत्य और ईमानदारी की खुशबू से महकता था। नर्मदा का एक सगा भाई था, देवेंद्र। देवेंद्र शहर का एक बहुत बड़ा ठेकेदार और व्यापारी था। उसने अपने जीवन में बेशुमार दौलत कमाई थी, लेकिन दौलत के साथ साथ उसके भीतर अहंकार का एक बहुत बड़ा विषैला सांप भी पल रहा था। देवेंद्र के लिए रिश्ते केवल वही मायने रखते थे जिनका बैंक बैलेंस उसके बराबर हो। वह अपनी सगी बहन नर्मदा और जीजा कैलाशनाथ को हमेशा हीन भावना से देखता था और उन्हें कंगाल कहकर उनका मजाक उड़ाता था। एक दिन देवेंद्र के इकलौते बेटे का विवाह तय हुआ। शहर के सबसे बड़े और महंगे महलनुमा होटल में दावत रखी गई। माधोपुर में भी एक निमंत्रण पत्र पहुंचा। निमंत्रण पत्र अत्यंत भव्य था, जिस पर सोने के अक्षरों से नाम लिखे थे। कैलाशनाथ ने जब वह निमंत्रण पत्र नर्मदा को दिखाया तो नर्मदा के माथे पर चिंता की लकीरें खींच गईं। उसने बहुत ही गंभीर स्वर में कहा, मत जाइए जी, यह निमंत्रण पत्र हमें सम्मान देने के लिए नहीं भेजा गया है। देवेंद्र अपनी दौलत का रौब दिखाना चाहता है। हमारे पास न तो वहां पहनने के लिए उचित वस्त्र हैं और न ही देने के लिए कोई मूल्यवान उपहार। वहां हमारा केवल तिरस्कार होगा। कैलाशनाथ स्वभाव से बहुत भावुक इंसान थे। उन्होंने नर्मदा को समझाते हुए कहा, अरे नर्मदा, सगा साला है मेरा, तुम्हारे भतीजे का विवाह है। अगर मैं नहीं जाऊंगा तो वह सोचेगा कि हम अपनी गरीबी के कारण उससे जलते हैं। रिश्ते पैसों से नहीं, प्रेम से चलते हैं। मैं कोई दावत के लालच में थोड़ी जा रहा हूं, मैं तो बस उसे आशीर्वाद देने जाऊंगा और लौट आऊंगा। नर्मदा ने ठंडी आह भरी और चुप रह गई। विवाह के दिन कैलाशनाथ ने अपनी सबसे साफ सूती धोती और कुर्ता पहना। सर्दी का मौसम था, इसलिए उन्होंने अपनी वह पुरानी शॉल ओढ़ ली जो जगह जगह से घिस चुकी थी। उन्होंने अपनी 1 महीने की पगार से कुछ पैसे बचाकर एक लिफाफे में शगुन के तौर पर रखे और बस में बैठकर शहर पहुंच गए। जब कैलाशनाथ उस भव्य होटल में पहुंचे तो वहां की चकाचौंध देखकर उनकी आंखें चूंधिया गईं। शहर के बड़े बड़े राजनेता, व्यापारी और रसूखदार लोग रेशमी कपड़ों और गहनों से लदे हुए वहां घूम रहे थे। कैलाशनाथ सिकुड़ते हुए नजरों को झुकाए देवेंद्र को ढूंढने लगे। तभी देवेंद्र अपने कुछ अमीर दोस्तों के साथ वहां से गुजरा। उसकी नजर जैसे ही अपनी पुरानी शॉल ओढ़े जीजा कैलाशनाथ पर पड़ी, उसके चेहरे पर घृणा और शर्मिंदगी के भाव आ गए। उसे लगा कि उसके अमीर दोस्तों के सामने उसकी बेइज्जती हो जाएगी। कैलाशनाथ ने आगे बढ़कर मुस्कुराते हुए कहा, देवेंद्र भाई, बहुत बहुत बधाई हो। विवाह की व्यवस्था तो बहुत ही अद्भुत है। देवेंद्र ने हाथ जोड़ने के बजाय अपनी नाक सिकोड़ी और जोर से कहा, अरे जीजा जी, आ गए आप। मुझे लगा शायद बस का किराया नहीं जुटा पाए होंगे, इसलिए नहीं आएंगे। और यह क्या पहन कर आ गए हैं? ये कोई अनाथालय का भंडारा नहीं है, शहर की सबसे वीआईपी शादी है। देवेंद्र के अमीर दोस्त
जोर जोर से हंसने लगे। कैलाशनाथ का दिल किसी ने मुट्ठी में भींच लिया। उनकी मुस्कान होठों पर ही जम गई। उन्होंने कांपते हाथों से अपनी जेब से शगुन का वह लिफाफा निकाला और कहा, यह यह बच्चे के लिए मेरा आशीर्वाद है। देवेंद्र ने लिफाफे को हाथ तक नहीं लगाया। उसने अपने एक नौकर को आवाज दी और कहा, ए रामू, यह लिफाफा पकड़ और सुन, जीजा जी को पीछे वाले पंडाल में ले जा, जहां मेरे सभी ड्राइवर, सुरक्षा गार्ड और नौकर खाना खा रहे हैं। जीजा जी, आप वहां आराम से बैठिए। मेरे इन रसूखदार मेहमानों के बीच आप इन कपड़ों में अजीब लगेंगे। और हां, खाना खाकर चुपचाप चले जाइएगा। मेहमानों के बीच घूमने की जरूरत नहीं है। यह सुनकर कैलाशनाथ के पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस साले को उन्होंने बचपन में अपने कंधों पर बिठाकर घुमाया था, आज उसने भरी महफिल में उन्हें अपनी चप्पल की धूल के बराबर कर दिया था। कैलाशनाथ के गले में जैसे कांटे चुभने लगे। आंखों में आंसुओं का समंदर उमड़ पड़ा, लेकिन उन्होंने अपने स्वाभिमान को बिखरने नहीं दिया। उन्होंने वह शगुन का लिफाफा नौकर के हाथ से वापस लिया और बहुत ही शांत लेकिन कांपती हुई आवाज में देवेंद्र से कहा, देवेंद्र, मैंने तुम्हें अपना खून समझा था, लेकिन तुमने मुझे मेरी हैसियत का आईना दिखा दिया। यह खाना तुम अपने रसूखदार मेहमानों को ही खिलाओ। मेरे घर की सूखी रोटी में इससे ज्यादा मिठास है। कैलाशनाथ बिना कुछ खाए भरे हुए गले और डबडबाई आंखों के साथ उस महफिल से बाहर निकल आए। पूरी रात वे बस में रोते हुए माधोपुर लौटे। जब सुबह वे घर पहुंचे तो नर्मदा उनकी सूजी हुई आंखें देखकर सब समझ गई। उसने कोई ताना नहीं मारा, बस चुपचाप पानी का एक गिलास उनके हाथों में रख दिया। कैलाशनाथ फूट फूट कर रो पड़े। नर्मदा, तुम सही कह रही थीं, मेरी हैसियत उस दावत में झूठे पत्तलों से ज्यादा नहीं थी। मेरे अपने साले ने मुझे नौकरों की कतार में खड़ा कर दिया। उसी शाम कैलाशनाथ अपने घर के पुराने संदूक को साफ कर रहे थे, तभी उन्हें अपने स्वर्गीय पिता की एक पुरानी डायरी मिली। उस डायरी में आचार्य चाणक्य के नीतिकाव्य के कुछ अंश लिखे थे। पन्ने पलटते हुए कैलाशनाथ की नजर एक श्लोक पर पड़ी, जिसका अर्थ पढ़कर उनके मस्तिष्क के सारे जाले साफ हो गए। कैलाशनाथ ने अपने युवा बेटे प्रत्यूष को पास बुलाया और कहा, बेटा, आज मैंने जो अपमान सहा है वह मेरी मूर्खता का परिणाम था, लेकिन आज मैं तुझे आचार्य चाणक्य के वो 7 गुप्त नियम बता रहा हूं, जिन्हें मैंने अभी इस डायरी में पढ़ा है। जीवन में चाहे कितनी भी बड़ी मजबूरी क्यों ना हो, इन 7 जगहों पर भूल कर भी कभी मत जाना, अन्यथा तू अपना स्वाभिमान हमेशा के लिए खो देगा। प्रत्यूष ने ध्यान से सुनना शुरू किया और कैलाशनाथ ने वे 7 नियम पढ़ने शुरू किए। पहला नियम, बेटा, जहां तुम्हारे सम्मान से ज्यादा तुम्हारी हैसियत और तुम्हारे कपड़ों को देखा जाए, वहां कभी मत जाना। जिस निमंत्रण में प्रेम न हो, केवल दौलत का अहंकार हो, वह दावत नहीं बल्कि अपमान का कुआं होता है। दूसरा नियम, ऐसे रिश्तेदारों या मित्रों के घर कभी मत जाना जो तुम्हें बुलाकर तुम्हारी कमजोरियों और तुम्हारी गरीबी का उपहास उड़ाएं। जो व्यक्ति भरी महफिल में तुम्हें नीचा दिखाए, वह तुम्हारा अपना कभी नहीं हो सकता। तीसरा नियम, जहां मदिरा, नशे और बुरे व्यसनों की महफिल सजी हो, जो लोग नशे और अहंकार में डूबे हों, वहां जाने से एक सज्जन इंसान की छवि भी धूमिल हो जाती है और उसकी इज्जत कौड़ियों के भाव बिक जाती है। चौथा नियम, जहां किसी की पराई लड़ाई या विवाद चल रहा हो, बिना बुलाए किसी विवाद का हिस्सा बनने से इंसान को केवल बदनामी और अपमान ही मिलता है। पांचवा नियम, जहां जाने से तुम्हारी पत्नी और बच्चों का सिर शर्म से झुक जाए। एक पिता का कर्तव्य है कि वह अपने परिवार के स्वाभिमान की रक्षा करे। जिस चौखट पर तुम्हारे आत्मसम्मान की बलि चढ़ जाए, उस चौखट को हमेशा के लिए त्याग देना। छठा नियम, कपटी और स्वार्थी लोगों के घर। जो लोग केवल अपना काम निकालने के लिए तुम्हें याद करते हैं और काम निकल जाने पर तुम्हें पहचानने से इनकार कर देते हैं, उनकी पुकार को हमेशा अनसुना कर देना। सातवां और अंतिम नियम, जहां निमंत्रण पत्र तो आ जाए, लेकिन जब तुम वहां पहुंचो तो मेजबान होस्ट की आंखों में तुम्हारे लिए स्वागत के भाव न हो। बिना प्रेम के परोसा गया 56 भोग भी जहर के समान होता है। इन 7 नियमों ने कैलाशनाथ और प्रत्यूष के जीवन की दिशा ही बदल दी। कैलाशनाथ ने उस दिन के बाद से कभी किसी अमीर रिश्तेदार के यहां जाना स्वीकार नहीं किया।
उन्होंने अपना सारा ध्यान, अपनी सारी ऊर्जा केवल और केवल प्रत्यूष के भविष्य को संवारने में लगा दी। प्रत्यूष भी अपने पिता के अपमान की उस आग को अपने सीने में दबाए हुए था। उसने दिन रात एक करके पढ़ाई की। वह न तो किसी त्योहार में जाता, न किसी रिश्तेदार की शादी में। उसकी आंखों में केवल एक ही लक्ष्य था, अपने पिता का खोया हुआ स्वाभिमान वापस लाना। वक्त अपनी रफ्तार से गुजरा। 10 साल बीत गए। माधोपुर और उस पूरे जिले में खुशियों की लहर दौड़ गई जब यह खबर आई कि कैलाश नाथ का बेटा प्रत्यूष पूरे राज्य में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करके एक कड़क पुलिस अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बन गया है। जिस कैलाश नाथ को लोग एक मामूली क्लर्क समझते थे, आज उसके घर के बाहर सरकारी गाड़ियों और सुरक्षा गार्डों का पहरा लग गया था। दूसरी तरफ समय ने देवेंद्र के अहंकार को जमीन पर ला पटका था। देवेंद्र ने अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए कुछ बहुत बड़े और गैर कानूनी सरकारी टेंडर धोखाधड़ी से पास करवा लिए थे। जब सरकार बदली तो पुरानी फाइलों की जांच शुरू हुई और देवेंद्र के खिलाफ गैर जमानती वारंट निकल गया। उसके वो सारे रसूखदार और वीआईपी दोस्त जो उसकी दावतों में हंसते थे, आज उसे पहचानने से इनकार कर रहे थे। देवेंद्र के सारे बैंक खाते सील हो गए थे और वह पुलिस से छिपता फिर रहा था। जब देवेंद्र को पता चला कि इस पूरे मामले की कमान उसी नए पुलिस अधिकारी के हाथ में है जो उसका अपना भांजा है, तो उसकी जान में जान आई। एक रात छिपते छिपाते हुए देवेंद्र फटेहाल कपड़ों में कैलाश नाथ के घर पहुंचा। जैसे ही दरवाजा खुला, देवेंद्र सीधे कैलाश नाथ के पैरों में गिर पड़ा। वह फूट फूट कर रोने लगा। जीजा जी, मुझे बचा लीजिए। मेरा सब कुछ लुट गया। पुलिस मुझे पकड़ने के लिए ढूंढ रही है। आप प्रत्युष से कहिए कि वह मेरी फाइल रफा दफा कर दे। मेरे सारे अपने मुझे छोड़कर भाग गए। अब आप ही मेरा आखिरी सहारा हैं। कैलाश नाथ ने देवेंद्र को अपने पैरों से उठाया। उनकी आंखों में आज कोई घबराहट या हीन भावना नहीं थी। वहां एक शांत और अडिग स्वाभिमान था। तभी प्रत्यूष अपनी पुलिस की वर्दी में कमरे से बाहर आया। देवेंद्र उसे देखकर कांपने लगा। कैलाश नाथ ने अत्यंत गंभीर और शांत आवाज में कहा, देवेंद्र, जब इंसान दौलत के नशे में अंधा होता है तो उसे लगता है कि वह भगवान बन गया है। आज जब तुम्हारी दौलत छिन गई तो तुम्हें यह फटेहाल जीजा याद आ गया जिसे तुमने कभी नौकरों की कतार में बिठाया था। मेरे बेटे ने कानून की शपथ ली है। वह तुम्हारे किसी पाप को नहीं छिपाएगा। तुम्हें अपने अपराधों की सजा भुगतनी ही होगी। प्रत्यूष ने अपने पिता के संस्कारों का मान रखते हुए देवेंद्र को कानून के हवाले कर दिया, लेकिन उसने यह सुनिश्चित किया कि देवेंद्र के परिवार, उसकी पत्नी और बच्चों को कोई बेघर न करे। प्रत्यूष ने उनके लिए अपने वेतन से एक छोटे से घर का इंतजाम कर दिया, क्योंकि चाणक्य नीति यह भी कहती है कि पापी से घृणा करो, उसके निर्दोष परिवार से नहीं। कुछ वर्षों बाद जब देवेंद्र अपनी सजा पूरी करके बाहर आया तो वह एक पूरी तरह से बदला हुआ और टूट चुका इंसान था। उसका सारा अहंकार खत्म हो चुका था। देवेंद्र ने एक छोटी सी दुकान खोल ली थी। एक दिन उसने कैलाश नाथ के घर एक निमंत्रण पत्र भेजा। उसने एक छोटा सा धार्मिक अनुष्ठान, पूजा रखा था और वह चाहता था कि कैलाश नाथ और नर्मदा वहां आए। कैलाश नाथ ने वह निमंत्रण पत्र पढ़ा। नर्मदा ने पूछा, क्या आप जाएंगे? कैलाश नाथ मुस्कुराए और उन्होंने वह निमंत्रण पत्र वापस लिफाफे में रख दिया। उन्होंने कहा, नहीं नर्मदा, मैंने देवेंद्र को उसके बुरे कर्मों के लिए हृदय से क्षमा कर दिया है और उसके परिवार की मदद भी की है, लेकिन मैं उस जगह कभी नहीं जाऊंगा जहां से मेरे स्वाभिमान की चिता उठी थी। आचार्य चाणक्य का पहला नियम मुझे आज भी याद है। मैंने अपने मन से द्वेष निकाल दिया है, लेकिन दूरियां बरकरार रहेंगी। कैलाश नाथ ने एक बार फिर साबित कर दिया कि एक सच्चा और स्वाभिमानी इंसान क्षमा करना तो जानता है, लेकिन वह अपने आत्मसम्मान से कभी समझौता नहीं करता। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में पैसा और रसूख सब कुछ नहीं होता। अगर आप हर उस जगह पूंछ हिलाते हुए चले जाएंगे जहां आपको बुलाया गया है, तो लोग आपकी कद्र करना छोड़ देंगे। अपनी गरिमा, अपनी उपस्थिति को बहुमूल्य बनाइए। उन 7 जगहों से हमेशा दूरी बनाकर रखिए जिनके बारे में आचार्य चाणक्य ने हमें आगाह किया है। अगर कोई आपको सम्मान नहीं दे सकता तो उसे यह अधिकार भी मत दीजिए कि वह आपका अपमान कर सके।
अगर आपको कैलाशनाथ का यह स्वाभिमान और आचार्य चाणक्य के ये 7 अमूल्य नियम पसंद आए हों तो इस कहानी को अपने उन करीबियों के साथ जरूर साझा करें जो अक्सर लोग क्या कहेंगे के डर से हर जगह अपना अपमान सहने चले जाते हैं। कमेंट्स में हमें जरूर बताइएगा कि क्या आपने भी कभी किसी दावत में ऐसा अपमान महसूस किया है। मैं विवेक वर्मा, वर्मा स्टोरीज की ओर से आपसे विदा लेता हूं। जल्द ही मिलूंगा एक और ऐसी ही आपकी आत्मा को झकझोर देने वाली और प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक अपने स्वाभिमान की रक्षा करें, अपनी मेहनत पर विश्वास रखें और हमेशा सिर उठाकर चलें। धन्यवाद।